नमस्कार। सांकेतिक भाषा की इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा, मेरे साथ हैं मेरे साथी शरद मुद्गल। खबरों की शुरुआत पर करें उससे पहले नजर डालेंगे अभी तक की सुर्खियों पर। भारत और मालदीव के बीच भ्रष्टाचार से निपटने, न्यायपालिका, युवा व खेल के क्षेत्रों सहित कई समझौता ज्ञापनों पर हुए हस्ताक्षर। पीएम मोदी ने मालदीव को बताया निकटतम पड़ोसी और करीबी मित्र। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक। केंद्र सरकार मार्च 2026 तक वामपंथी उग्रवाद के खतरे को पूरी तरह से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, सभी मत, मजहब, संप्रदाय के लोगों को करना होगा एक दूसरे का सम्मान। उल्लंघन करने पर कानून के दायरे में लाकर कठोरता पूर्वक दिलाई जाएगी सजा। झारखंड में हो रही अवैध घुसपैठ के मामले पर शिवराज सिंह का हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना। कहा, लागू करेंगे एनआरसी। राज्य में रोटी, बेटी और माटी की रक्षा के मुद्दे पर होगा चुनाव। और मेडिसिन में 2024 के नोबेल पुरस्कार की घोषणा। विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुफ्किन को माइक्रो आरएनए की खोज और पोस्ट ट्रांजिशनल जीन विनियमन में योगदान के लिए मिला पुरस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने सदा ही मालदीव के लिए प्रथम उत्तरदाता की भूमिका निभाई है। नई दिल्ली में मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मोइज्जू के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक संयुक्त प्रेस वक्तव्य जारी किया। इस वक्तव्य में कहा गया है कि भारत ने सदा ही एक पड़ोसी के रूप में अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। उन्होंने कहा कि भारत ने मालदीव के लोगों के लिए आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की, प्राकृतिक आपदाओं के दौरान पेयजल उपलब्ध कराया और कोविड के दौरान टीके भी दिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और मालदीव के संबंध सदियों पुराने हैं। भारत मालदीव का निकटतम पड़ोसी और करीबी मित्र है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी पड़ोस प्रथम नीति और सागर विजन में भी मालदीव का एक महत्वपूर्ण स्थान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति मोइज्जू के साथ मालदीव में हनीमातू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रनवे का भी वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। मालदीव में रुपए कार्ड भुगतान का भी शुभारंभ किया गया। पीएम मोदी और राष्ट्रपति मोइज्जू ने इस तरह का पहला लेन देन किया। दोनों राष्ट्रों के बीच भ्रष्टाचार से निपटने, न्यायपालिका, युवा तथा खेल के क्षेत्रों सहित कई समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किए गए। मालदीव के संबंध सदियों पुराने हैं और भारत मालदीव का सबसे करीबी पड़ोसी और घनिष्ठ मित्र देश है। हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और सागर विजन ने मालदीव का महत्वपूर्ण स्थान है। इन दोनों में भारत ने सदैव मालदीव के लिए फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका निभाई है। चाहे मालदीव के लोगों के लिए एसेंशियल कमोडिटीज की जरूरत पूरा करना हो, प्राकृतिक आपदा के समय पीने का पानी उपलब्ध कराना हो, कोविड के समय वैक्सीन देने की बात हो, भारत ने हमेशा अपने पड़ोसी होने के दायित्व को निभाया है।
अपने वक्तव्य में डॉक्टर मुइज्जू ने कहा कि उन्होंने और प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों की सफल विकास यात्रा पर नजर डालते हुए विस्तार से चर्चा की। उन्होंने दोनों देशों के बीच भविष्य के सहयोग की रूपरेखा भी बनाई। डॉक्टर मुइज्जू ने कहा कि दोनों पक्ष द्विपक्षीय संबंधों की दिशा तय करने पर एक व्यापक विजन दस्तावेज पर भी सहमत हुए। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता को लेकर हुई सार्थक बातचीत का संतोष व्यक्त किया। We look forward to concluding the free trade agreement with India, which will enable us to harness the full economic potential between our countries and to increase Indian investments in both our tourism and various sectors of development. इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में मुलाकात की। पीएम मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति के बीच बैठक के दौरान कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। आपको बता दें कि मालदीव के राष्ट्रपति इस वक्त भारत के 5 दिवसीय दौरे पर हैं। बाद में दोनों नेताओं की मौजूदगी में प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू को राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुइज्जू का औपचारिक स्वागत किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। मालदीव के राष्ट्रपति भारत के 5 दिवसीय दौरे पर हैं। राष्ट्रपति मुइज्जू ने राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस नेता नासिर हुसैन पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चाहती है कि वक्फ बोर्ड के पास संपत्तियों को लेकर असीमित अधिकार रहें और मामले ट्रिब्यूनल में अटके रहें। कांग्रेस की मंशा बिल्कुल साफ है। वो एक तो चाहती है कि एक स्पेशल प्रिविलेज और राइट वक्फ बोर्ड के पास रहे कि असीमित अधिकार, जो प्रॉपर्टी चाहिए उसको वो उसको क्लेम कर ले, मामला ट्राइब्यूनल में लटका रहे और ऐसे ही वो संपत्तियों को हड़पती रहे। और यदि इसमें कोई संशोधन किया जाए तो नासिर हुसैन और कांग्रेस पार्टी इस प्रकार के प्री कंडीशन लगाती है जिससे कि वो चाहती है कि भारत में हिंदुओं के मंदिरों का कब्जा गैर हिंदुओं के पास चला जाए। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। अपने संबोधन में अमित शाह ने पीएम मोदी के 2047 तक विकसित भारत बनाने के संकल्प को दोहराया। अमित शाह ने कहा कि अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना है तो नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म करना होगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश की जनता के सामने 2047 तक विकसित भारत का उद्देश्य रखा है। अगर ट्राइबल क्षेत्र में दूर दराज के गांवों तक, दूर दराज की व्यक्तियों तक सभी मायनों में विकास को पहुंचाना है तो उसके खिलाफ सबसे बड़ा हर्डल कोई है तो ये नक्सलवाद है। अंतिम व्यक्ति तक अगर विकास पहुंचाना है तो हमें नक्सलवाद को पूर्णतः निर्मूल करना पड़ेगा। अमित शाह ने सभी युवाओं से मुख्यधारा में लौटने की अपील करते हुए कहा कि अब तक 13,000 से ज्यादा लोगों ने हथियार छोड़े हैं। मैं देश भर में नक्सलवाद के साथ जुड़े हुए युवाओं को आज के इस सम्मेलन के माध्यम से अपील करना चाहता हूं। चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र हो, सब जगह लगभग कुल मिलाकर
13,000 से ज्यादा लोगों ने हथियार छोड़े हैं और मेन स्ट्रीम में शामिल हुए हैं। यहां पर जो आज भी नक्सली युवा हथियार लेकर ये नक्सलवाद की प्रवृत्ति में लिप्त है, मेरा उनसे आग्रह से विनती है कि हथियार छोड़िए, मेन स्ट्रीम में आइए। सभी राज्यों ने आपके पुनर्वसन की योजनाएं, बहुत ल्यूक्रेटिव योजनाएं बनाई हैं, इसका फायदा लीजिए और देश के विकास में आपका योगदान दीजिए। गृहमंत्री ने कहा कि वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई अपने अंतिम चरण में है। मार्च 2026 तक देश इस समस्या से मुक्ति पालेगा। वामपंथी उग्रवाद की लड़ाई अब अपने अंतिम चरण में है, ऐसा हम कह सकते हैं। और मैं विश्वास के साथ आप सभी को बताना चाहता हूं कि 2026 मार्च तक आप सभी के सहयोग से ये देश दशकों पुरानी समस्या से मुक्ति पा लेगा। अब हमें एक अंतिम प्रहार करने की जरूरत है, फाइनल पुश की जरूरत है। और बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर मामले में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर ली है। इस मामले में पहली चार्जशीट दायर की गई है। कोलकाता की सियालदा कोर्ट में पहला आरोप पत्र दाखिल किया गया है। सीबीआई ने मामले की जांच जारी रखी है। आगामी त्योहारों के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्य सचिव, डीजीपी, अपर मुख्य सचिव गृह एवं अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर मत संप्रदाय की आस्था का सम्मान होना चाहिए। महापुरुषों के प्रति प्रत्येक नागरिक के मन में कृतज्ञता का भाव होना चाहिए, लेकिन इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता और जबरन किसी पर थोपा भी नहीं जा सकता। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी व्यक्ति अगर आस्था के साथ खिलवाड़ करेगा, महापुरुषों, देवी देवता, संप्रदाय आदि की आस्था के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करेगा, तो उसे कानून के दायरे में लाकर कठोरतापूर्वक सजा दिलवाई जाएगी। लेकिन सभी मत, मजहब, संप्रदाय के लोगों को एक दूसरे का सम्मान करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विरोध के नाम पर अराजकता, तोड़फोड़ और आगजनी स्वीकार नहीं है। जो कोई ऐसा दुस्साहस करेगा, उसे उसकी कीमत चुकानी होगी। मुख्यमंत्री ने पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए कि शारदीय नवरात्रि विजयदशमी का पर्व हर्षोल्लास, शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल के बीच संपन्न हो। ये प्रत्येक जनपद, प्रत्येक थाना को सुनिश्चित करना होगा। माहौल खराब करने वालों को चिन्हित कर कठोर कार्रवाई करें। कानून के विरुद्ध कार्य करने वालों के साथ सख्ती से निपटें। महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भीड़भाड़ वाले इलाकों में फुट पेट्रोलिंग और PRV 112 की पेट्रोलिंग तेज की जाए। उन्होंने कहा कि महिलाओं, बेटियों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित होनी चाहिए। इसके लिए सभी विभाग मिलकर काम करें। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के योगदान को पहचान दिलाई है। वहीं उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर संविधान पर लगातार प्रहार करने का आरोप लगाया। बाबा साहब अंबेडकर जी का जो भी काम हुए हैं उसको अगर पहचान दिलाया है तो मोदी जी ने ही पहचान दिलाया है। सामाजिक न्याय और संविधान की रक्षा,
ये मोदी जी ने ही कराया है। कांग्रेस पार्टी ने संविधान को लगातार प्रहार किया और 1975 में तो संविधान को बिल्कुल हत्या कर दिया था। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि वह विदेशी सरजमीन में देश के लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने वाली बात करते हैं और पीएम मोदी पर संविधान बदलने का आरोप लगाते हैं। उन्होंने इस बात पर आपत्ति जताई और कहा कि संविधान की कोई रक्षा कर सकता है तो वो प्रधानमंत्री मोदी हैं। आज राहुल गांधी जैसे लोग जो संविधान को मानते ही नहीं हैं, वो विदेशी ताकतों के साथ मिलकर के भारत विरोधियों के जाल में फंस गए और वहाँ से फिर भारत को नुकसान पहुँचाने वाले बात करते हैं और मोदी जी को, हमारा सरकार को बदनाम करते हैं कि हम संविधान बदल देंगे। तो मैं बहुत ही इसको घोर आपत्ति दर्ज करता हूँ और कहना चाहता हूँ कि संविधान का रक्षा अगर कोई कर सकता है तो मोदी जी ही कर सकता है और संविधान को लोगों को पढ़ाने का काम भी मोदी जी ने ही किया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने असम में 400 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। अभी कई युवाओं की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। मुख्यमंत्री का कहना है कि उनकी सरकार के 5 साल पूरे होने पर 1,70,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र मिल जाएंगे। हम आज भी 400 युवाओं को नियुक्ति दिया हूँ। कुल मिला के हमारे सरकार की समय नियुक्ति प्राप्त करने वाला युवा युवतियों का संख्या 1,25,000 क्रॉस कर चुका है। लगभग 40,000 पोस्ट का नियुक्ति प्रक्रिया अभी भी चल रहा है। हम चुनाव का समय 1 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन मेरा लगता है कि जब हम 5 साल पूरा करेगा तब तक हमारा नियुक्तियों का संख्या 1,70,000 तक स्पर्श करेगा। असम में कभी भी इतना बड़ा नियुक्ति नहीं हुए थे। कल आने वाले जम्मू कश्मीर विधानसभा नतीजों को लेकर हर दल की अपनी तैयारी है। भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लिए आगामी रणनीतियों को लेकर भाजपा ने वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की है। साथ ही उन्होंने राज्य में भाजपा की सरकार बनने का दावा किया। भारतीय जनता पार्टी पूरे जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों की गिनती के लिए अपने अपने काउंटिंग एजेंट्स के साथ हमने चर्चा की है। मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी 35 के करीब अपनी सीटें हम जीतेंगे और जो बीजेपी सपोर्टेड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स और जो छोटे राजनीतिक दल हैं उनके साथ मिलके हम इस स्थिति में होंगे कि हमारी सरकार बनेगी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का परिणाम कल आने वाला है। इस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि अगर हमें जरूरत नहीं भी पड़ी तब भी हम पीडीपी का साथ लेंगे, क्योंकि हमें इकट्ठे चलना है। अगर हमें जरूरत भी नहीं पड़ी हम तब भी लेंगे, क्योंकि अगर हम लोगों ने चलना है, इकट्ठे चलना है। मैं उनका शुक्रिया करता हूं, दिल से शुक्रिया करता हूं कि हम लोग इकट्ठे रियासत को बनाने की कोशिश करेंगे। टमाटर की बढ़ती कीमतों को देखते हुए केंद्र सरकार ने लोगों को राहत देने की पहल की है। नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ने टमाटर वैन चलाई है, जो दिल्ली एनसीआर में 40 से ज्यादा स्थानों पर बाजार मूल्य से कम किफायती दामों पर टमाटर उपलब्ध कराया जा रहा है। इन वैन में बाजार मूल्य से कम 65 रुपये प्रति किलो में टमाटर उपलब्ध कराया जा रहा है। नई दिल्ली के कृषि भवन में इन वैन को उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव निधि खरे ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि देश में टमाटर की फसल अच्छी हुई है। त्योहारों के कारण रिटेलर्स ने टमाटर के दामों में बढ़ोतरी की है। निश्चित रूप से इस कार्यवाही से जो प्राइसेस काफ़ी मतलब जो बढ़ रहे हैं उनमें एक कंट्रोल आएगा। जहाँ तक प्रोडक्शन की बात है, देश में टमाटर का उत्पादन अच्छा हुआ है, इसलिए मार्केट में वो डेफिनेटली उपलब्ध भी होगा
और फेस्टिवल की अप्रत्याशित डिमांड को देखते हुए ही संभवतः रिटेलर्स ने प्राइसेस को बढ़ाया है और इसलिए ये एक राहत का कदम है जो कि एनसीसीएफ एक तरह से अपने मोबाइल वैन्स और जो स्टोर्स हैं इनमें 65 रुपये किलो के हिसाब से उपलब्ध करा रहा है। सब्जियों के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं और अगर टमाटर की बात की जाए तो टमाटर के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं, जिसको देखते हुए सरकार ने फैसला किया है कि एनसीसीएफ के द्वारा इस तरीके की जो वैन होगी उसके माध्यम से रियायती दरों में यानी कि 65 रुपये किलो टमाटर जो है वो दिल्ली एनसीआर में बेचे जाएंगे और लोगों को राहत देने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। त्योहारों का सीजन है और जिस तरीके से टमाटर के दाम लगातार बढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं आम लोगों को परेशानी हो रही है और उसको देखते हुए इस तरीके की वैन जो है वो दिल्ली एनसीआर के 40 स्थानों पर रहेगी जहां पर कि टमाटर जो है आम लोगों को उपलब्ध हो सकेंगे। उसके अलावा सफल जो स्टोर हैं वहां पर भी टमाटर रियायती दरों में दिए जाएंगे, साथ ही जो सहकारी जो भंडार हैं वहां पर भी रियायती दरों में टमाटर जो है वो लोगों के लिए उपलब्ध रहेंगे। तो कोशिश की जा रही है कि त्योहारों के समय में लोगों को सब्जियों के बढ़ते दामों से राहत मिले। टमाटर को लेकर इस तरीके से वैन जो है पूरे दिल्ली एनसीआर में चलाई जा रही है जहां पर कि लोगों को रियायती दरों में टमाटर उपलब्ध होंगे। कैमरामैन गौरव के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, दिल्ली। फिजियोलॉजी यानी मेडिसिन में 2024 के नोबेल पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है। इस साल का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूपकुन को माइक्रो आरएनए की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन विनियमन में योगदान के लिए दिया गया है। शारदीय नवरात्र का आज 5वां दिन है। देश भर में शारदीय नवरात्र की धूम है। जगह जगह मां के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना चल रही है। इस मौके पर दिल्ली के झंडेवाला देवी मंदिर में आज मां के 5वें स्वरूप देवी स्कंद माता की पूजा आराधना की जा रही है। मान्यताओं के अनुसार स्कंद माता की पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और सुख सौभाग्य प्राप्त होता है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की लंबी कतार देखी जा रही है। नवरात्र का पर्व मां दुर्गा की आराधना का महापर्व है। पवित्र शारदीय नवरात्रों में विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल मां वैष्णो देवी भवन पर भक्ति का जनसैलाब उमड़ा हुआ है। देश भर से रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, मां वैष्णो देवी के चरणों में नतमस्तक हो रहे हैं। नवरात्र के मौके पर कटरा में वैष्णो देवी यात्रा का जायजा लिया हमारे सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता ने। देश विदेश से हजारों की संख्या में श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दरबार में दर्शन करने के लिए आते हैं और उनकी यही इच्छा होती है कि मां के उनके दर्शन हो जाएं और मां का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए। और इसको लेके देश विदेश से लोग जम्मू आते हैं और जम्मू से वो कटरा आते हैं और कटरा से मां वैष्णो देवी के दरबार तक की यात्रा करते हैं। हम कुछ लोगों से बात करते हैं। आप ये बताइए कि आप दर्शन के लिए आए हैं? हाँ जी सर। किस तरह की सुविधा आप देख रहे हैं? श्राइन बोर्ड ने काफ़ी सारी सुविधाएं की हैं लोगों के लिए और खासकर नवरात्रि के मौके पे खासी सुविधाएं। आप लोग की यात्रा के दौरान किस तरह की सुविधा हैं इसके बारे में बताएंगे? सर हमें बहुत अच्छा लगा, अरेंजमेंट पूरा काफ़ी अच्छा था। हर जगह जगह पानी की व्यवस्था है, रुकने की व्यवस्था है और कोई इशू आया नहीं। बस माँ के शरण में आए कि बस माँ अच्छा करेगी। बहुत अच्छा है यहाँ पे, सुविधा भी बहुत अच्छी है। हर चीज़ में कोई भी चीज़ की वो लुटाई नहीं है। अच्छा है, बहुत मज़ा आया। माता रानी इच्छा भी सबकी पूरी करती है। जय शेरों वाली माँ। इतना खूबसूरत सजाया है नवरात्रि की जो है और माँ का जो आशीर्वाद है कहीं ना कहीं श्राइन बोर्ड के ऊपर भी है, क्योंकि माँ की कृपा के चमत्कार तो बहुत मेरे घर भी हुए हैं, बहुत कुछ हुए हैं, लेकिन इतना खूबसूरत मैंने नहीं देखा जैसा इंतजाम है। बहुत प्यारा इंतजाम है, बहुत बेहतरीन इंतजाम है। और बात करते हैं कि जिस तरह से हर साल नवरात्रि को लेकर तैयारियां की जाती हैं और जो व्यवसाय हैं उनको भी एक उम्मीद होती है कि हर साल जो टूरिस्ट बढ़ रहा है तो उनके व्यवसाय में भी वृद्धि हो। सर, हर साल की तरह इस बार भी नवरात्रि में लोग आ रहे हैं, कैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बार? जो आपका व्यवसाय है, जो बिजनेस है, उसको किस तरह का एक्सपेक्ट कर रहे हैं पिछले सालों की तुलना में? पिछले साल भी ठीक ही रहा थी, यात्रा ठीक रही थी और हमें इस साल भी आशा की यात्रा अच्छी रहेगी। तो नवरात्रों में तो रश होता ही होता है।
श्राइन बोर्ड के तो काफ़ी अच्छे इंतजाम किए गए हैं यात्रियों के लिए। हर यात्री को मद्देनजर रखते हुए उनकी सुविधा के अनुसार उन्होंने अपना वो क्या नाम है अपना उनके जो पर्ची काउंटर अलग से बनवाए हैं और जो दिव्यांग हैं उनके लिए भी अलग से सुविधाएं दी हुई हैं। मतलब श्राइन बोर्ड ने बहुत अच्छा किया हुआ इसमें। नवरात्रा फेस्टिवल हमारे लिए एक ऐसा होता है कि घर पे माँ विराजमान हो जाती है। उसके लिए एक तो हमें ये चाहिए, टूरिस्ट ज़्यादा अच्छा आता है, कटरा को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। हर एक व्यापार मंडल को यही चाहिए भाई उनका काम अच्छा चले, होटल मैनेजमेंट का अच्छा काम चले, श्रद्धालु अच्छे से आए यहाँ पे और मैनेजमेंट बहुत अच्छे होते हैं यहाँ पे। जो यहाँ पे तैयारियां हैं और खासकर माँ के दरबार में जाने के लिए जिस तरह की एक सबकी अरदास होती कि जाके सुगम तरीके से दर्शन हो, आपने कैसा महसूस किया? बहुत अच्छी उन्होंने अरेंजमेंट कर रखी है, हमें तो बहुत अच्छा लगा। डॉर्मेटरी बेड मिला, इवन सब कुछ बड़ा स्मूथ था, सब कुछ ऐसी कोई भी नहीं था कि जिगजैग था या फिर हमें कोई भी असुविधा महसूस हुई। बहुत अच्छा तरीके से कर रखा है श्राइन बोर्ड। जय माता दी। लगातार नवरात्रि को लेकर जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो यहाँ माता वैष्णो देवी के दरबार में उमड़ रही है और उम्मीद हर व्यक्ति यही कर रहा है कि उनको माँ के जो दर्शन हो और उनकी जो मुरादें हैं माँ दर्शन के बाद पूरी करें। और वो इसी उम्मीद के साथ देश दुनिया के हर कोने से माता वैष्णो देवी दरबार में आते हैं और कटरा से वो अपनी यात्रा को प्रारंभ करते हैं। जम्मू के कटरा से कैमरामैन संदीप कुमार के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज़ जम्मू। और इस विशेष बुलेटिन में आज बस इतना ही। मुझे ऋतु वर्मा और शरद मुदगल को दीजिए अनुमति। नमस्कार।